हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य से संबंधित हम लोग यहाँ पर 60 से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका गुप्त साम्राज्य। जैसे मंदिर बनाने की कला आपकी यहीं से आई, आपके सोने के सिक्के या आपके सती प्रथा संबंधित ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन टेस्ट पेपर लगाने से पहले आपको बता दें कि हमारे जितने भी वीडियो हिस्ट्री के होते हैं, आपके पहले बेस होता है, पहले बेस को पढ़िए। बेस पढ़ने के बाद आप टेस्ट पेपर लगाइए, क्योंकि जब बेस आपको आएगा तभी आप टेस्ट पेपर में 60 प्रश्न करके आएंगे। और अगर हाई फाई तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसे तो बस आप काम चलाओ ही सब काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो टेस्ट पेपर लगाना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो में बेस देखना है और जानना है कि आखिरकार गुप्त साम्राज्य में शासक कैसे आए, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझना है, तो आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य, देखिए गुप्त साम्राज्य में आपके जो साम्राज्य मतलब का भारत में जो साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य का, उसका जो दूरी थी अर्थात कितनी दूर तक इसका फैलाव था, तो देख सकते हैं कि आपका गुप्त साम्राज्य जो फैलाव था कहाँ था, तो आप ये जम्मू कश्मीर के लगभग पास तक, ठीक है, इधर से लेके ये वाले एरिया तक आपका पूरा गुप्त साम्राज्य था, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मालवा पड़ता है और ये मालवा क्षेत्र जो था, और आपने एक नाम सुना होगा समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो था इतनी दूर, लेकिन युद्ध जो इनके हुए थे वो आपकी यहाँ साइड में थी, ठीक है ना। तो ये आपका गुप्त साम्राज्य रहा, देख सकते हैं कहाँ पर हुआ है। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो गुप्त साम्राज्य आता है, कह सकते हैं कुषाण वंश जो होता है, तो उसके पतन के बाद आपका एक नया वंश बनता है गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त वंश का जो आपका संस्थापक होता है वो आपका होता है कौन था आपके यहाँ पर, श्रीगुप्त। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं बन पाता है, ठीक है ना। श्रीगुप्त वास्तविक नहीं बनता है। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और इनका शासनकाल आपका है 240 से आपके 280 ईस्वी तक रहता है गुप्त में, जिसका है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आपका सेकंड आता है जो कि घटोत्कच होता है, और ये घटोत्कच जो कि 280 के बाद आपका 319 ईस्वी तक रहता है। देख सकते हैं कि दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे, किसी न किसी के आपके अधीन थे ये दोनों शासन। इस कारण वास्तविक संस्थापक आपके इनको नहीं माना गया है। तो वास्तविक माना किसको गया है, तो ये देखिए आपके चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल याद रखना 319 से आपके 325 ईस्वी तक रहता है। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपके चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। और इन्हीं के शासनकाल से स्टार्ट किया था आपका गुप्त संवत, अर्थात आपका 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था आपका चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त संवत, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहली बात ये कि गुप्त वंश का वास्तविक कौन था आपका, ये था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, जो कि आपका समुद्रगुप्त है, और इन्हें रामगुप्त जो कि कह सकते हैं इनका नाम दिया गया है। और इनका जो शासनकाल था वो आपका 335 ईस्वी से 380 तक रहा है। और इनके कई उपाधियाँ रहे, जैसे कि पराक्रम हो गया, श्री विक्रम हो गया, और इन्हें उपनाम जो कि भारत का नेपोलियन के नाम से जानते थे आपके समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं आपके इतिहास में। नवरत्न वाले आपके, अर्थात इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, इनका भी महत्वपूर्ण आपका योगदान है, ठीक है ना। इनकी उपाधि थी आपकी विक्रमादित्य, अर्थात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये आपके पहले थे। और देखा जाए तो आपके इतिहास में आपके 14 लोग ऐसे आए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। जो अंतिम 14वें नंबर के थे, देखिए ये आपके प्रथम नंबर के थे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो 14वें नंबर के होंगे वो आपके होंगे जो कह सकते हैं कि अकबर का युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वो आपके कैसे कह सकते हैं हेमू कमाड़िया, ठीक है। हेमू जो आपका था वो आपका 14वां और हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखना कि गुप्त काल का स्वर्ण काल बोला गया है आपकी इन्हीं के समय से स्टार्ट हो जाता है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग इनके काल को माना जाता है चंद्रगुप्त का। एक पॉइंट और याद रखना है कि चीनी यात्री जो आपके थे फायान, जिनकी पुस्तक है आपकी फोकी की,
तो इन्हीं के समय आपके आए थे। हुएनसांग आए थे, हुएनसांग जो आए थे वो आपके आए थे हर्षवर्धन के समय में, लेकिन जो आपके फायान है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के सेकंड में आए शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कुमारगुप्त। इनके बाद उनका जो पुत्र होता है कुमारगुप्त, इनका जो उपाधि थी वो आपकी महेंद्रदित्य थी। इनका जो शासनकाल था 414 ईस्वी से 454 ईस्वी तक इनका चलता है। और एक पॉइंट याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना अर्थात कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक माने जाते हैं आपके कुमारगुप्त ही माने जाते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधि थी आपकी जो कि क्रमादित्य, ठीक है ना। और हूणों का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और मतलब कह सकते हैं कि 2 युद्ध हुए थे महान, अभी आपको बताएंगे। और ये गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है इनसे जुड़े हुए कि जितने भी आपके ये शासक रहे हैं उनसे उनकी उपाधि क्या रही है। तो श्रीगुप्त की जो उपाधि धारण की थी उन्होंने आदिराज या महाराज की उपाधि थी श्रीगुप्त की। घटोत्कच की जो थी वो महाराज की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट की तो महाराजा धीराज की, ठीक है। पॉइंट याद रखना कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को पराक्रम के नाम से जानते थे और आपके चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य और विक्रमांक के नाम से। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और आपके शक्रादित्य से, और स्कंदगुप्त को आपको क्रमादित्य के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो गुप्त साम्राज्य था कुछ इस प्रकार से आपका विस्तृत हुआ था। ये मालवा वाला आपका जो साम्राज्य था, अर्थात आपका ये जो आपकी रेखा खींची हुई है सीढ़ी वाली यहाँ थे, और ये वाला एरिया था जो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये मालवा था, ठीक है ना। मालवा से आपके जितने भी आपके छोटे छोटे देवगढ़, कौशाम्बी, ये चीज़ आपकी इलाहाबाद से यहाँ पर एरण अभिलेख आपका मिलता है। इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली के लगभग आपका पास में, ठीक है ना। और इधर सिंधु तक लेके फैला हुआ था आपका ये गुप्त साम्राज्य। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था आपका गुप्त साम्राज्य, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो आपकी रेखा जा रही है ये रेखा है आपके जो कि कह सकते हैं समुद्रगुप्त थे। उन्होंने क्या किया, इतनी दूर तक उन्होंने युद्ध किया था। यहाँ पर आपका दे दिया गया है आपके सुदर्शन झील के बारे में, जो कि कह सकते हैं कि मौर्य शासकों ने सुदर्शन झील बनवाया था, लेकिन गुप्त शासकों ने क्या किया था, इसे मरम्मत करवाया था, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। अभी हम टेस्ट लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर पूरा समय देते हैं 10-15 मिनट का थ्योरी में। यहाँ पर कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड के नौरत्न। हमने बताया था कि नौरत्न में देखिए रत्न का नाम लिखते हैं यहाँ पर क्षेत्र और उनकी रचना। पहला आपका आता है जो कि छपंका था, ठीक है। एक आपका लोग थे छपंका, जो कि इनको किस क्षेत्र में इनको ज्ञान प्राप्ति थी, ज्योतिष विद्या जानते थे ये, और ज्योतिष शास्त्र की रचना इन्होंने किया है। धन्वंतरि जो कि कह सकते हैं चिकित्सा है, और आयुर्वेद की जो कह सकते हैं पहले जो जनक है इन्हीं को माना जाता है, और इन्होंने आयुर्वेद की रचना की जो कि चिकित्सा की पुस्तक है, ठीक है ना। अब कालिदास के आते हैं जो नाटक एवं आपके काव्य शास्त्र लिखा है, मतलब उस क्षेत्र में है। और अभिज्ञान शकुंतला मेघदूत संबंधित आपकी किताबें हैं जो इन्होंने ही लिखा है, नाटक हैं। अमर सिंह जो कि इसके लिए आपके जाने जाते हैं। बराहमीर से क्वेश्चन होता है जो कि ज्योतिष विज्ञान थे, इन्होंने ब्रात संहिता लिखी है, ठीक है ना। आपकी जो शंकु हैं ये आपके वास्तुकला से संबंधित हैं जो कि शिल्प शास्त्र लिखा है। बेताल भट्ट थे जिन्होंने जादू टोना संबंधित थे, आपके मंत्र शास्त्र लिखा है। और हरसेन जो थे एक कवि थे, वो आपकी कविता लिखते थे, ठीक है ना। यहाँ पर भारत का शेक्सपियर किसे बोलते थे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, अब आपको थोड़े थोड़े पर गौर कर लीजिए, थोड़ा सा बेस पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको ऐसा पॉइंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो दिया है पहला पॉइंट चंद्रगुप्त प्रथम से जो शासनकाल है कि गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था और इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। गुप्त वंश के प्रथम शासक का नाम श्रीगुप्त था। अभी हमने बताया था कि गुप्त वंश का जो पहला शासक था उसे श्रीगुप्त के नाम से जानते थे, लेकिन वास्तविक नहीं था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना किया था जो कि राजरोहण के स्मारक के रूप में। अगला पॉइंट यहाँ पर एक याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था तथा अपने सिक्के पर कुमार देवी का नाम लिखवाया था, अर्थात अपनी बीवी का नाम भी लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पढ़ना है समुद्रगुप्त के बारे में। और चंद्रगुप्त पश्चात उनका जो पुत्र होता है समुद्रगुप्त शासक बनता है
और वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, जिससे उन्होंने शादी किया था। उन्हीं का पुत्र था आपका जो कि कह सकते हैं समुद्रगुप्त। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कृष्ट काल माना जाता है आपका जो समुद्रगुप्त था। अगला पॉइंट आपका दिया है कि समुद्रगुप्त के विषय में यद्यपि अनेक शिलालेखों, स्तंभों या मुद्राओं या साहित्यिक ग्रंथों से व्यापक जानकारी प्राप्त होती है, परंतु सौभाग्य से समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत एक प्रमाणिक सामग्री पुस्तक है हर्षेय द्वारा रचित गई है आपकी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति से आपकी ये इनके बारे में काफ़ी परिचर्चा में मिलता है इनके बारे में। पॉइंट आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था, इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, जो कि B.A. स्मिथ द्वारा लिखी है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि भारत का नेपोलियन शब्द क्यों दिया गया है। कहते हैं कि नेपोलियन अपनी लाइफ में एक ही युद्ध हारा था और कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा है, लगभग वैसे इसका भी कार्यकाल था, इसी कारण कंपेयर भी कर दी जाती है। ये हुआ जो शब्द लिखा है ये दिया है V.A. स्मिथ द्वारा दिया गया है। अगला कि अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ, अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि अश्वमेध यज्ञ किसने गुप्त काल में कराया था, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं किसने कराया, ठीक है ना। और अश्वमेध यज्ञ पराक्रम की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका ब्रह्मपुत्र दक्षिण में नर्मदा कश्मीर घाटी तक इनका विस्तार था। एक पॉइंट ये याद रखना कि समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि था जो कविराज के नाम से जानते थे, अर्थात समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जानते थे, ये कवि था। ठीक है, कवि भी था। अगला पॉइंट आपका देते हैं जो कि आपका आया समुद्रगुप्त उसके सिक्कों। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि कौन ऐसा गुप्तकालीन राजा था जिसके सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला है कि श्रीलंका के जो शासक थे आपके कौन, तो मेघवर्मन ने गया अर्थात बिहार में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति पाने के लिए अपना दूत समुद्रगुप्त के पास भेजा और अनुमति प्राप्त की थी। अगला पॉइंट आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपकी विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल आपके 380 से 413 के बारे में। अगला कह रहा है कि यहाँ पर कि समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व की जानकारी गुप्त वंशावली की नीति है। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आया कि समुद्रगुप्त के बाद एक दुर्बल शासक बना रामगुप्त जो कि इनका भाई था। ठीक है ना, इसके बाद उनको हटा देते हैं और आपके चंद्रगुप्त शासक बन जाते हैं। ठीक है, जो इनका रामगुप्त हमने बताया कि अनुज ही था। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आ गया यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्सव पर था। ठीक है ना। और इसके बाद आपका अगर पॉइंट दिया गया है कि वकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया। किसको, तो चंद्रगुप्त ने वकाटकों की सहायता से चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट याद रखना कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलवाए थे। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और रुपया शब्द बोला जाता था। ठीक है, रुपया शब्द बोला जाता था उस समय चांदी के सिक्के में। और अगला पॉइंट है कि इस विजय के पश्चात चंद्रगुप्त को सकारी कहा गया, उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, शकों पराजित करने पर। अब यहाँ पर देखो कितने नाम लिए गए हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो अभिलेखों व मुद्राओं से उनके अनेक नामों व बिरुदों के नाम पता चलता है, जैसे देवश्री, विक्रम, विक्रमादित्य, परिद्रथ, सिंह विक्रम, सिंहचंद्र, परम भागवत, अजित विक्रम, विक्रमांक आदि नामों से इन्हें अलंकृत किया गया है। अगला पॉइंट आपका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, अर्थात जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उनके राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी आपकी उज्जैनी। ये उज्जैन मतलब कह सकते हैं कि उज्जैनी थी। ठीक है, और ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन की शिक्षा केंद्र थे। ठीक है ना, शिक्षा केंद्र। कहीं कहीं पर आपका उज्जैनी की जगह आपका कन्नौज दे देते हैं ना, इस कारण कन्फ्यूज कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। अगला दिया है यहाँ पर कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े लौह स्तंभ से खुदे हुए अभिलेख से चंद्र नामक किसी राजा का वर्णन होता है, कहा जाता है कि इन्हीं की ये फोटो है। अगला देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों में आश्रय प्राप्त थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, हमने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न थे। ये आपके कौन थे, तो आपका नंबर आपका यहाँ पर कालिदास, नंबर 2 धन्वंतर, नंबर 3 आपके जो आपके
छपड़क थे और अमर सिंह है, शंकु हो गया, बैताल हो गया, भट्ट हो गया और घटकपर्ण हो गया, वरामिर और वचूर, मतलब ये कुल मिला के 9 आपके थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन यात्री भी आए थे आपके, जो फायान थे। ये आपके 399 से 412 तक रहते, जो भारत की यात्रा पर आए थे। अब आपको पढ़ना है कुमार गुप्त के बारे में। तो कुमार गुप्त में यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र जो था कुमार गुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। गुप्त का जो कुमार गुप्त की माता का नाम था ध्रुव देवी, ठीक है, कुमार गुप्त की माता का नाम था ध्रुव देवी। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। जिस पर हमने हाईलाइट किया है और जिस पर हमने निशान लगा दिया है वो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं आपके, ठीक है ना। तो गुप्त शासकों में जो सर्वाधिक अभिलेख हुए हैं किसके, कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। और इनके भी कई नाम आपके हैं, जैसे कि महेंद्र कुमार हो गया, श्री महेंद्र हो गया, श्री महेंद्र सिंह हो गया, महेंद्र ये हो गया, मतलब ढेर सारे आपके नाम दिए गए हैं। और अगला दिया है यहाँ पर कि कुमार गुप्त प्रथम ने अधिकांशिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं, अर्थात जो चांदी के सिक्के कुमार गुप्त के समय थी उनमें अधिकतर मयूर आकृति सजा दी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका कुमार गुप्त प्रथम शासनकाल में, मतलब कुमार गुप्त जो प्रथम थे इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। अब आपको पढ़ना है समुद्र स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा था और स्कंदगुप्त ने देवराज, विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि के उपाधियां धारण किया था। अगला पॉइंट आपको है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का, हमने बताया था कि जो मौर्य लोगों ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, उसका जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कंदगुप्त की 2 विजय का उल्लेख है आपका कि पुष्यमित्रों पर विजय प्राप्त करना। दूसरा आपका पॉइंट होता है यहाँ पर जो कि और भी आपकी हैं यहाँ पर, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बाल विवाह एवं बहु विवाह की जो प्रथा थी व्यापक थी, इसी के समय थी। देवदासी प्रथा के सभी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है, जो जरूरी है वही आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुमार गुप्त के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब धार्मिक स्थिति पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है ये कह सकते हैं कि यही आपका ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पर आपको धार्मिक स्थिति को समझना जरूरी है। जैसे कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया था, भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया था, विष्णु इनके इष्ट देवता थे, ठीक है ना। और अगला है यहाँ पर पॉइंट है आपका कि भगवत गीता की जो रचना मानी जाती है इसी समय में हुई थी। मूर्ति पूजा सामान्य तौर पर प्रचलन में इसी समय में आई थी। गुप्त युग में ही मथुरा एवं वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन भी हुआ था, ठीक है। और अब देखिए आपके अजंता के बारे में पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से पिछली बार आया था, ध्यान से पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा वीडियो है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर दिया था कौन सी गुफा नंबर आपकी इससे संबंधित है। तो देखिए कह रहा है कि अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से कुल आपके 29 गुफाओं के प्रमाण कितने, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने, तो आपके 29 गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। और अभी कुछ समय पूर्व 30वीं गुफा आपकी मिली है। कौन सी 30वीं गुफा आपकी मिली है जिसे 15 आंक आ गया। ये करंट आपका पूछा गया था पिछली बार पीसीएस में। और इसमें से गुफा संख्या आपका पूछा गया था कि कितनी संख्या आपकी संबंधित है गुप्त काल से, तो 16, 17 और 19 ये आपकी गुप्त काल से संबंधित हैं, ठीक है ना। वहीं पर आपकी गुप्त संख्या 16 में ही आपका मर्डासन जो कि राजकुमारी का चित्रण हुआ है, जबकि 17 में जातक कथाओं का हुआ है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन आपके आए थे पिछली बार। और अजंता की गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व आपकी इतनी कहानियां लगभग इन्हीं से मिलती हैं, ठीक है ना। और इतनी कहानियों की मतलब इतने समय के बीच की कहानियां आपकी जातक कथाओं की मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए बाघ की गुफाएं, अर्थात वहाँ पर बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो बाघ अर्थात मध्य प्रदेश के धार जिले में, कहाँ पर, धार जिले में स्थित हैं। और यहाँ से कुल 9 गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। धार जिले से 9 गुफाओं के साक्ष्य मिले जो कि बाघ की गुफाएं हैं और सब के सब गुप्त काल की ही मानी जाती हैं। अगला है कि अजंता की गुफाएं जहाँ धार्मिक और अभिजात वर्गीय में, वहीं पर बाघ की गुफाएं धर्मप्रेच और लौकिक के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने बताया था आपका कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो कि 510 ईस्वी का एक जो आपका एरण अभिलेख है, ठीक है, एरण शिलालेख है, वो मध्य प्रदेश में है। वहाँ से आपको प्राप्त है आपका सती प्रथा का प्रथम अभिलेख। और ये किसको दिया गया था, तो आपके गोपराज जो थे सेनापति, उनकी पत्नी थी, वो पत्नी सती हो गई थी, उनका वर्णन आपका मिलता है। दूसरा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है ना।
अगला है कि उज्जैन गुप्तों की दूसरी राजधानी थी, बाद में इसका स्थान कन्नौज ले लिया गया था। ठीक है, अभी बताया था ना कि दूसरी राजधानी आपकी थी उज्जैन, लेकिन इसी का नाम कन्नौज के रूप में रख दिया गया था। ठीक है, स्थान ले लिया गया था, यहाँ पर जो उज्जैन था उसका स्थान चेंज होकर फिर कन्नौज आ गया। रामायण तथा महाभारत के अंतिम रूप से जो संपादन हुए हैं आपके इसी के काल में आपके मिलते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका दिया है जो कि इस समय कह सकते तट वगैरह थे कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह था कौन, तो आपका ये था लाम्बोक। ठीक है, ताम्बलुक, जो कह सकते हैं ताम्रलिपि। इस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था। ठीक है। अगला है कि गुप्त काल अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और इस काल की चित्रकला के अवशेष बाघ और जनता की गुफाओं से अभी हमने बताया था आपको अलग अलग। ठीक है ना। अगला है कि गुप्तकालीन शासकों का राजकीय चिन्ह पूछेगा आपसे कि गुप्तकाल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आपका यहाँ पर गरुड़ है। ठीक है, कहते हैं गरुड़, जिन्हें कि विष्णु का वाहन भी माना जाता है। ठीक है। और इसके बाद आपका कह सकते हैं कि दशमलव प्रणाली भी इन्हीं के समय हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। सूर्य सिद्धांत भी जो हुआ था आर्यभट्ट ने दिया था, वो सभी आपकी इसी के काल में आए थे। गुप्तकालीन संस्कृति जीवन जो था यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो था आपका कि भारतीय प्राचीन अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम जो निर्माण हुआ था मंदिरों का गुप्त काल में ही हुआ था। अगला है कि गुप्त काल में सर्वप्रथम जो मंदिर बने हैं उनकी छतें सपाट थी, परंतु बाद में शिखर युक्त कर दी गई। और ये शिखर युक्त का पहला आपका प्रमाण मिलता है कौन सा, तो आपका ये शिखर युक्त मंदिर है आपका जो कि देवगढ़ का है, जो कि झांसी में है, उत्तर प्रदेश दशा। ठीक है, मतलब झांसी में आपका है देवगढ़ और उत्तर प्रदेश में आपका दशावतार मंदिर आपका ये है, जो कि गुप्तकालीन की बहुत ही खूबसूरत आपकी डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपके देख दीजिए कि गुप्तकालीन मंदिर में आपके जैसे कि भूमरा है का शिव मंदिर, तिगबा का जगरूट का विष्णु मंदिर आपका, ये आपके ढेर सारे आपके मंदिर दिए हैं। इनका आप धीरे धीरे देख लीजिए और PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये देखिए आपके कुछ पॉइंट आपके हैं कि बमियान अर्थात बमियान क्या है, तो बमियान ये अफगानिस्तान की में है आपका जगह है और बौद्ध मूर्ति इसी काल में संबंधित थी। ठीक है ना। अजंता एवं बाघ की गुफाएं जो चित्र हैं इसी युग के आपके संबंधित हैं, जो सर्वेक्षण अभी हमने आपको बताया था। और अगला पॉइंट आपको जो दिया गया है कि झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरगांव मंदिर। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है तो कहा जाता है कि जो आपकी पहली ईंट लगी थी इसी पर लगाई गई थी, पक्की ईंट। ठीक है ना। और इसी युग में कुछ महत्वपूर्ण और भी आपके मंदिर हैं, आप साहित्य से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। साहित्य में आपको क्या पढ़ना है कि रामायण व महाभारत का वर्णन इसी रूप में होता है। पुराण नारद व बृहस्पति स्मृति इसी के समय में आपकी आई थी। और जो कालिदास ने कुमार संभव, ठीक है, यहाँ संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालकी मित्र आदि की रचना इन्होंने किया है और भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। अगला है कि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की एक 100 उत्कृष्ट इतिहास कृतियों में एक है और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का चित्रवर्णन है, जिनका पुत्र भरत नामी राजा हुआ करता था। अगला है कि अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है और ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। ठीक है ना, इसी प्रकार की। और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। अगला है कि शूद्रा का लिखा नाटक मृच्छकटिका या माटी के खिलौना गाड़ी से हुआ है, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वैश्य का प्रेम प्रसंग वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट देख लीजिए कि गुप्त काल में लिखे नाटकों के बारे में से 2 बातें उल्लेखनीय है। पहली कि यह सभी नाटक सुखांत है। ठीक है, मतलब गुप्त काल की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस समय के जो नाटक थे सभी सुखी पूर्ण थे, दुखांत नाटक एक भी नहीं थे इस समय। ठीक है ना। और उच्च जो लोग थे वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और इनमें से नाटकों में स्त्री और शुद्ध प्राकृत बोलते थे, जबकि भद्रजन संस्कृत बोलते थे। विज्ञान युग में देखा जाए तो गुप्त युग में गणित, पदार्थ मतलब जो विज्ञान, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण उन्नति इन्हीं के समय हुई है। 0.0 अन्वेषण इसी युग में हुआ है। आर्यभट्ट इस युग के प्रख्यात गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे और इन्होंने आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट में शून्य तथा प्रथम 9 अंकों के स्थान पर रोशनी डाली गई, मतलब कि 10वें दशमलव प्रणाली इसी के समय आई थी। एक पॉइंट याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम इन्हीं के समय निकाला गया था। ठीक है, जिसे कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जन्म हुआ था इन्हीं समय। सूर्य सिद्धांत भी इन्हीं के समय में आपका हुआ था।
अगला दिया है कि ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना कर बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो कहा गया था कि पृथ्वी समस्त वस्तु अपनी ओर खींचती है, ये ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। अगला है धन्वंतर। तो धन्वंतर कह सकते हैं कि एक वैद्य थे, ठीक है। ये एक रस चिकित्सा नामक पुस्तक भी इन्होंने ही रचित किया है, ठीक है। और अगला है कि आयुर्वेद का जो कह सकते हैं कि धन्वंतरि को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। तो आयुर्वेद का पिता किसे कहते थे, तो धन्वंतर को कहते थे, ठीक है। अगला है कि बाघभट्ट ने आयुर्वेद का ग्रंथ आपका अष्टांग हृदय लिखा गया। बाघभट्ट ने आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उसका कह सकते हैं कि अष्टांग हृदय लिखा गया है। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं शतरंज का खेल। तो शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान ही हुआ था और प्रारंभ में इसे चतुरंग के नाम से जानते थे। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि इनकी भाषा क्या थी, अर्थात गुप्त काल के जो थे उनकी भाषा क्या थी, तो राजकीय भाषा संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत भाषा थी। अगला दिया है कि इनकी जो अपनी सत्ता का केंद्र था वो प्रयाग आपका था, ठीक है ना। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपकी रचनाएं हैं और कुछ आपके यहाँ पर रचनाकार है, जैसे कि आपके ऋतु संहार के कालिदास हो गया, मेघदूत के कालिदास, कुमार संभव जो कि नाटक एक है इसके कालिदास हैं, रघुवंशम के कालिदास हैं, आपके मालविक निमित्रम के आपके कालिदास हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास हैं, विक्रमोर्वशीयम जो कि नाटक है आपके कालिदास है, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त हैं, देवी चंद्रगुप्त आपके विशाख दत्त हैं, काव्य दर्शन आपका दंडीन है, ठीक है। काव्य दर्शन के आपके कौन है, दंडीन है। आपके 10 कुमार चरित्रम के दंडीन हैं आपके इनके राइटर। और आपके स्वप्नवास दत्ता अर्थात नाटक एक है आपका, इसके जो राइटर हैं आपके भास हैं। चारु दत्ता जो नाटक इसके आपके भास हैं। और योगाचार के आपके असंग हो जाएंगे। रावण वध जो लिखा है वो आपके वत्स भट्ट ने लिखा है। अमरकोश जो लिखा है आपके अमर सिंह ने लिखा है। चंद्र व्याकरण जो लिखा है चंद्र गोमिन ने लिखा है। इसी प्रकार आपकी ये आपको कुछ दिया है, कुछ और आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया, आर्यभट्ट ने दिया, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया, न्याय अवतार सिद्धसेन ने दिया, पंचतत्व ने विष्णु शर्मा ने दिया, हितोपदेश विष्णु शर्मा ने दिया, नीति शास्त्र कामंद को दिया और मत्स्य कटिकम जो कि एक नाटक है ये शूद्रक ने दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका आ गया है टेस्ट पेपर लगाना, ठीक है, टेस्ट पेपर। और यहाँ पर टेस्ट पेपर आपके हैं 60, कितने हैं, 60 टेस्ट पेपर हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो हो गया है 30 मिनट भाई, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में ये 60 प्रश्न लेके आएंगे, नहीं क्योंकि 60 प्रश्न को सॉल्व करने में कम से कम देखा जाए तो 15 मिनट का समय तो लग ही जाएगा। और 45 मिनट का वीडियो हम मानते हैं बहुत ही कम बच्चे देखते हैं, 2-4 बच्चे होते हैं जो देखने को पसंद करते हैं और वो हमारे वीडियो लगभग सब पसंद करते हैं जो 30 मिनट देख लेते हैं। अदर के तो लगभग 20 मिनट वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे वीडियो होते हैं सब लगभग 30 मिनट वाले ही बच्चे हैं, मांगते हैं कि 30 मिनट का वीडियो बनाइए। लेकिन यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो प्रश्न हो जाएगा या टेस्ट पेपर आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन लिए गए हैं और जो अगर वीडियो हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं तो उसमें 60 प्रश्न तो ये रहेंगे ही, साथ में 2 प्रश्नों के वीडियो और भी मिक्स करेंगे, लगभग 100 प्रश्न आपके गुप्त साम्राज्य से बना के दे देंगे दूसरा पार्ट आपको, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और हमारे टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड करिएगा, खुद की नोट्स बनाइए, खुद का कॉन्फिडेंस लाइए, खुद पर कॉम्पिटिटिव बनिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।